नमस्कार। मेरा नाम अशोक कुमार है। SKR कॉलेज बड़बीघा। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत की कड़ी में आज मैं अवशेष की चर्चा करूंगा। बस्तियों के स्थलों के उत्खनन से जो अवशेष मिले हैं उनसे प्रागैतिहासिक और आदि इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ा है। यदि आदि मानव ने किस प्रकार उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न किया है, इसकी जानकारी हमें उनकी बस्तियों से प्राप्त पत्थर और हड्डी के औजारों, मिट्टी के बर्तनों, मकानों के खंडहरों से होती है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में सोहन नदी की घाटी में पुरापाषाण युग से मिले पत्थर के खुरदरे औजारों से अनुमान लगाया गया कि भारत में यदि आदि मानव ईसा के 4 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व रहता था, ईसा से 10,000 से 6,000 वर्ष पूर्व के काल में मानव के जीवन में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। वह खेती करने लगा, पशु पालने लगा, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, पत्थर के चिकने औजार बनाने लगा और कपड़ा बुनना सीख गया। इस नवपाषाण युग की जानकारी हमें उनके अवशेषों से ही हुई है। किस प्रकार जंगली फसलों से उसने खेती करना सीखा, वह अधिक पशुओं को पैदा करने लगा, उसने अधिक भूमि पर अधिकार कर लिया और उसकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस विकास प्रक्रिया की पूरी जानकारी हमें नवपाषाण युग के अवशेषों से हुई है। जहाँ एक स्थान पर मनुष्यों की बस्तियों के कई स्तर मिलते हैं, वहाँ उनसे सभ्यता के विकास क्रम पर प्रकाश पड़ता है। जैसे कि कई स्थलों पर नीचे के स्तरों में हड़प्पा से पूर्व की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं और ऊपर के स्तर पर हड़प्पा संस्कृति के जिन जिन स्थानों पर एक ही आकृति के मृद्भांड मिले हैं, उन्हें इतिहासकार एक संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। मृद्भांडों से संस्कृति के विकास क्रम पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जैसे कि गंगा यमुना दोआब में सबसे नीचे की सतह पर गेरुए रंग के मृद्भांड मिले हैं। उनके ऊपर की सतहों में मृद्भांडों का क्रम यह है कि पहले काले और लाल मृद्भांड, फिर चित्रित भूरे रंग के मृद्भांड मिले हैं। अवशेषों में जो मोहरें मिली है उनसे भी प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली है। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें मिली है। उन्हीं के आधार पर हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों का अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार बसाड़ प्राचीन वैशाली में जो 274 मिट्टी की मोहरें मिली थी, उनसे 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक ऐसी श्रेणी का पता लगा जिनके साहूकार, व्यापारी और माल ढोने वाले सभी प्रकार के सदस्य थे। इस श्रेणी का कार्य वैशाली तक ही सीमित नहीं था। उनके सदस्य उत्तर भारत के अनेक नगरों के निवासी थे। संभवतः कुछ शिव और विष्णु के मंदिर भी अपनी संपत्ति का प्रबंध इसी श्रेणी के द्वारा कराते थे। इन मोहरों से यह निष्कर्ष निकलता है कि गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था में श्रेणियों का बहुत महत्व था। अब पुरातत्ववेत्ता वैदिक साहित्य, महाभारत और रामायण में उल्लेखित स्थानों का उत्खनन करके उनकी भौतिक संस्कृति का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हस्तिनापुर की खुदाई के आधार पर डॉक्टर V.V. लाल का मत है कि महाभारत में वर्णित कौरव पांडवों का युद्ध लगभग ईसा पूर्व 900 में हुआ। केवल साहित्यिक साक्ष्य से हमें प्राचीन भारत के जीवन का चित्र नहीं मिलता, क्योंकि ग्रंथ के लिखे जाने का निश्चित समय हमें ज्ञात नहीं है। फिर साहित्यिक साक्ष्य में लेखक की कल्पना का पुट भी अवश्य रहता है। यह लेखक के अपने विचारों को प्रकट करता है, घटना को अपने यथार्थ रूप में नहीं। इस प्रकार साहित्यिक साक्ष्य यद्यपि घटना का पूरा विवरण देता है, फिर भी यह लेखक के विचारों से प्रभावित अवश्य होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रंथ विशेष रूप से देश के उस भाग की दिशा वर्णन करता है जिसमें उसकी रचना हुई है। पुरातात्विक साक्ष्य का इतिहास साक्ष्य के साथ तर्क संगत संश्लेषण करके आधुनिक इतिहासकार सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा है। पुरातात्विक साक्ष्य से साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि ही नहीं होती, यह साक्ष्य उन कालों की घटनाओं पर भी प्रकाश डालता है जिनके विषय में हमें
साहित्यिक साक्ष्य से कोई जानकारी नहीं मिलती और जिन्हें हम अंधकार युग कहते हैं, जैसे कि मौर्य काल की समाप्ति से लेकर गुप्त काल के आरंभ से पूर्व पूर्व का काल। पुरातात्विक साक्ष्य से संस्कृतियों के क्रमिक विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। पुरातात्विक साक्ष्यों ने मानव की आर्थिक प्रगति के एक अन्य चरण पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। यह चरण भारत में लौह युग के आगमन से संबंध है। लोहे के प्रयोग का आरंभ एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि थी। लोहे के अवशेष भारत में बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, गंगा यमुना के दोआब, पूर्वी भारत, मध्य भारत, मालवार बराड़ तथा दक्षिण भारत में मिले हैं। इन 6 केंद्रों में मध्य भारत का केंद्र सबसे प्राचीन प्रतीत होता है। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर दिलीप कुमार चक्रवर्ती का मत है, भारत में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1100 में हुआ। साहित्यिक साक्ष्य से यह तिथि ईसा पूर्व 700 के लगभग प्रतीत होती है। उनका विचार यह है कि मध्य और दक्षिण भारत में लोहे को पिघलाने की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से आरंभ हुई। भारत इसके लिए संभवतः हिट्टी यानी हिटायट लोगों का ऋणी नहीं है। इन निष्कर्षों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझने में बहुत सहायता मिली है। इसका प्रमुख कारण यह है कि लोहे के प्रयोग से कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और जिन लोगों ने पहले लोहे के औजार और हथियार का प्रयोग आरंभ किया, वे लोहे का प्रयोग न करने वाले लोगों से अधिक शक्तिशाली हो गए और समाज में उनका प्रधान स्थान हो गया। इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्य की सहायता से हम प्राचीन भारत के इतिहास को पहले की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत ढंग से समझ सके हैं, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य से हम लेखक के काल्पनिक पुट को अलग कर सके हैं। अगली कड़ी में मैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में साहित्यिक स्रोत की चर्चा करूंगा। धन्यवाद।